हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टेट की सीडीपी के बारे में। सीडीपी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया था और वर्दी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं वर्दी के बारे में। वृद्धि, इसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि का अर्थ है बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है। शारीरिक संरचना जिसके अंतर्गत लंबाई भी आती है, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास शामिल है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों रूप से, अंदर से आंतरिक भी होती है और बाह्य वृद्धि भी होती है। अन्य अंगों का विकास भी सम्मिलित है। ये एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि निश्चित आयु तक होती है। ये भौतिक फिजिकल एस्पेक्ट है में ही संभव है। वृद्धि पर अनुवांशिक का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिक का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वृद्धि और विकास में अंतर पड़ने वाले हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं कि वृद्धि और विकास समान अर्थ हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। ये सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, तो हम देखते हैं। देखो, परिमाणात्मक आधार पे वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में परिवर्तन। जैसे वृद्धि का प्रयोग लंबाई, उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, आकार में वृद्धि हो गई। तो विकास का प्रयोग होता है परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्य कुशल, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। क्षेत्र में देखने वाले वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि है जो विकास का ही एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि सीमित समय में होती है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, बहुत ही विस्तृत अर्थ है। इस वृद्धि इसका एक भाग होती है। वृद्धि इसका एक चरण या भाग होती है। परिपक्वता, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। जैसे हाइट में वृद्धि आजीवन नहीं चलेगी, ये एक समय तक ही चलेगी। बालक के परिपक्व होने के बाद ये रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाला है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलता रहता है। विकास बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि इसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि विकास भी हो रहा है। और बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। बालक का विकास हो रहा है, इसके लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है कि वृद्धि हो रही है तभी विकास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखने वाले हैं। एक तो पोषण, एक नंबर पोषण प्रभावित करता है। यह वृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। बराबर मात्रा में दिया जाएगा तो ही अच्छे से वृद्धि और विकास होगा। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि व विकास प्रभावित होगा। सिंपल बात है। बुद्धि, यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बुद्धि जो बालक के वृद्धि एवं विकास के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की तुलना में तीव्र होता है। कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन मंद बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद गति से होता है। ये बुद्धि का इफेक्ट है। वंशानुगत, हेरिडिटी, वंशानुगत कारक शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास एवं मानसिक दोनों विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक का रंग, रूप, लंबाई एवं शारीरिक अनुपात आदि शारीरिक विशेषताएं एवं चिंतन, तर्क, बुद्धि एवं स्मृति आदि अन्य मानसिक योग्यता का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। वातावरण, वातावरण के अंतर्गत समस्त बाह्य शक्ति, परिस्थितियां, प्रभाव सम्मिलित होते हैं। वातावरण में बाह्य शक्ति, परिस्थिति, प्रभाव सभी सम्मिलित होते हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पक्षों को प्रभावित करता है। संवेगात्मक पक्ष को, मानसिक पक्ष को, शारीरिक पक्ष को भी प्रभावित करता है। सामान्यतः बालक के घर का वातावरण अन्य क्षेत्रों का वातावरण की अपेक्षा उससे अधिक प्रभावित करता है। घर का वातावरण बालक को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए घर का वातावरण शांत, शुद्ध, सुविधाजनक होगा तो ही बालक का वृद्धि और विकास अच्छी प्रकार से होगा। लिंग, सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों के विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है, डिफरेंस देखा जाता है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है, तेज गति से विकास होता है, तो किसी अवस्था में लड़कों में ज़्यादा होता है। वयस्संधि काल में लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। साथ ही लड़कियों का मानसिक विकास भी लड़कों की अपेक्षा कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हो जाता है। वायु एवं प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है वृद्धि और विकास में। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। ये हम सबको पता है कि स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, और अगर स्वच्छ वायु न मिले तो बालक बीमार हो सकता है। इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता अप्रभावित हो सकती है।
शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है जो विकास के लिए अपरिहार्य है, बहुत ही सहायता करती है। देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या प्रभाव है। अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, शरीर में होने वाले विकास को प्रभावित करता है। जैसे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला स्त्राव बालक की लंबाई, पैराथायराइड ग्रंथि से स्त्राव से दांतों एवं हड्डियों का विकास होता है। पुरुष तत्व एवं स्त्री तत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथि पर निर्भर करता है। शारीरिक क्रिया, नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। ये मानव की आयु बढ़ाता है। व्यायाम मानव की आयु बढ़ाता है। ये व्यक्ति को सक्रिय एक्टिव बनाए रखता है। ये व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है? मनोवैज्ञानिकों ने शक्ति को बढ़ाता है। वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है? मनोवैज्ञानिकों ने ये अवस्थाएं बांटी है। 1 नंबर अवस्था देखते हैं शैशवकाल। ये कब से कब तक? ये इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित या निर्भर रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है, संवेगों का विकास भी होता है। इस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, तेजी से बच्चा सीखता है। जब नवजात शिशु शैशवकाल इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। सेकेंड स्टेज है बाल्यकाल। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यकाल और दूसरी उत्तर बाल्यकाल। देखते हैं पहले पूर्व बाल्यकाल को। ये 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था पूर्व बाल्यकाल अवस्था कहलाती है। इस काल में बालकों का बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कोई बड़ा हाथ ऊपर कर रहा है तो छोटा उसे बालक देखकर उसी की तरह व्यवहार करेगा, उसकी नकल करेगा। इस अवस्था में बालकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है, कोई चीज़ को जानने की प्रवृत्ति अधिक होते हैं। इसी कारण वे अभिभावकों या अध्यापकों से भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। अलग अलग प्रकार के छोटे बच्चे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। इस अवस्था पूर्व बाल्यकाल अवस्था में भाषा तेजी से सीखते हैं बालक। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था उत्तर बाल्यकाल अवस्था कहलाती है। याद रखना है, 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था उत्तर बाल्यकाल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, कल्पनाशीलता एवं तर्क शक्तिशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। इसमें बौद्धिक शक्ति का विकास होता है, नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास होते हैं, कल्पनाशीलता एवं तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। पढ़ने में रुचि में वृद्धि होगी, स्मरण याद रखने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों के समूह भावना का विकास होता है, समूह बनाने लगते हैं, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना। लड़का है तो लड़के को ही मित्र बनाएगा, लड़की को नहीं। लड़की है तो लड़की को मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुशासन अथवा नियमों की महत्व समझ में आने लगती है कि जीवन में अनुशासन जरूरी है। खोजी दृष्टिकोण, घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। हर चीज़ को खोजने की प्रवृत्ति, नया करने की और घूमने की प्रवृत्ति, अलग अलग जगह घूमने की प्रवृत्ति होती है। आगे पढ़ते हैं किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह अत्यंत जटिल अवस्था है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक संरचना की तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, शारीरिक परिवर्तन। ये वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इसमें बाल्यावस्था से लेकर अब परिपक्वता अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई, भार दोनों में वृद्धि होती है। किशोरों की लंबाई बढ़ती है, भार में भी वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। आगे देखते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। लड़कों की 12 से 14 में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा मांसपेशियों में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि तेजी से होती है। 14 से 18 वर्ष के बीच की आयु लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़के तेजी से लंबाई बढ़ती है, मांसपेशियां भी बढ़ती हैं, लेकिन लड़कियों की कम बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग का विकसित होने लगता है और उसकी काम करने की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित होने लग जाता है। आगे देखते हैं, इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता, दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार, मतलब का भाव रखते हैं। स्वयं का मतलब का, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ
मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावना का विकास इस अवस्था में होने लगता है, किशोर अवस्था में ही होने लगता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इस समय तक बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वे एक समय पर एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्षमता बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है, याद रखने की शक्ति, एवं उनमें स्थायित्व भी आने लग जाता है। आगे देखते हैं, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस एज में बच्चों के मित्र ज़्यादा बनेंगे, वो बनाते हैं, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा अपराध के उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। इस अवस्था में बच्चा अगर नशे और गलत दिशा की ओर चला गया तो वो गलत दिशा में जाएगा, और इस अवस्था में बालक सही दिशा में चलता है तो सही आदमी बनेगा, सही व्यक्ति बनता है। किशोर अवस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्र एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में अगर सही मार्गदर्शन पे बच्चा चलता है तो आगे जाकर अच्छा काम करता है या अच्छा व्यक्ति बनता है। अगर गलत रास्ता चूज कर लेता है इस अवस्था में तो वह गलत व्यक्ति बनता है। आगे देखते हैं, प्रौढ़ अवस्था। यह 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। सामान्यतः किशोर अवस्था एवं प्रौढ़ अवस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास की निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं 5 नंबर, मध्य अवस्था। मध्य अवस्था 40 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्य अवस्था कहते हैं। ये मध्य की अवस्था होती है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। व्यक्ति सम्मान, सुख, शांति एवं प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में सम्मान पाना चाहता है व्यक्ति, सुख और शांति, प्रतिष्ठा पाता है। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 से वृद्धावस्था का प्रारंभ होता है। 60 वर्ष से वृद्धावस्था का प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं, ये मानव विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था को हास की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक शक्तियों का दुर्बल होने लगती है, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है, याद कम रहने लग जाता है, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का दुर्बल होने लगती है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वह धार्मिक कार्य करने शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, उन क्रियाकलापों की ओर रुझान बढ़ जाता है। अब पढ़ने वाले हैं, स्टेज तो पढ़ लिए, अब अधिगम पढ़ेंगे। अधिगम क्या है? लर्निंग। अधिगम, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक सीखता है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। जन्म के तुरंत बाद ही बालक देखकर, सुनकर, छोटी छोटी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, अलग अलग क्रियाओं से सीखते हैं। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने योग्य हो जाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। अगर कुछ विषय वस्तु से वो सीखता है, उत्पादन करने में सक्षम होता है, सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कह देंगे। अधिगम करता कुछ सक्रिय संलग्न की आवश्यकता होती है। अधिगम करता अधिगम में सक्रिय होता है। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ें एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने एवं उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी एकत्रित या उसे रटने की प्रक्रिया है। इसमें अधिगम एक समझने की प्रक्रिया है, ये रटने की प्रक्रिया नहीं है। आगे देखते हैं, अधिगम के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने ये परिभाषा दी, ये याद रखनी है। ये सीटेट में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 में गेट्स के अनुसार, गेट्स साहब क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ELP के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अधिगम व्यक्ति के एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? ज्ञान, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्य करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। इसकी शुरुआत व्यक्ति के द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों को अपना समायोजन को लेकर होती हैं। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है लगातार। ये व्यक्ति को अपने अभिप्राय तथा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है।
विकास का अधिगम से संबंध। विकास डेवलपमेंट का लर्निंग से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों को मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों को खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं। विकास एवं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में उन सिद्धांतों का विकास होता है, ऐसे सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स का विकास होता है जो बच्चे की प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने योग्य बनाते हैं। जो बच्चे को प्राकृतिक या सामाजिक दुनिया के बारे में समझ कॉन्सेप्ट बनाने विकसित करने के योग्य बनाते हैं। इसमें दूसरे के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते से संबंध विभिन्न सिद्धांत भी सम्मिलित हैं, जिसके आधार पर हम उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी है वैसी क्यों हैं, इसका कारण और कारक के बीच क्या संबंध है, कार्य व निर्णय लेने का क्या आधार है, अर्थ निकालना, अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्टिंग थॉट्स की क्षमता विकसित करना, विवेचन या कार्य अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। ये दृष्टिकोण, भावना और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से है। दृष्टिकोण, भावना, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न पहलू हैं, अभिन्न हिस्से हैं। भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने या वह स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने या सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधियां या लेखन के द्वारा अभिव्यक्ति करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। ये पढ़ लिया है विकास का अधिगम से संबंध सीटेट 2023 के लिए। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल या परसों इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर लगाएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर यह आपने एक या 2 बार वीडियो देख लिया तो आपका ये टॉपिक तो कवर हो जाएगा। 2 या 3 नंबर CDP में कवर हो गए। आगे के नेक्स्ट चैप्टर पे आगे पढ़ेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।